नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। आज आपको बता दूं कि यह लेक्चर अगर आप देख करके जाएंगे आपकी परीक्षा देने तो आपको सारे क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप लोग उसको अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि गुरुजी एक और नया वीडियो दे दीजिए, मैराथन क्लास लगा दीजिए, महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो ये रिवीजन क्लास के तौर पर है। हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना होता है बीए सेकंड सेमेस्टर में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर जो है बीए सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में शामिल है हिंदी साहित्य में। तो उसी का ये मैराथन या महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2025 और 26 की परीक्षाओं के लिए, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। आइए एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय या जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और भी कोई भी विश्वविद्यालय हो जहां की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी में। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों ने उसको देखा होगा, ठीक है। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं क्या है, उस पर टिप्पणी कीजिए। यानी वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की क्या संभावनाएं हैं या कार्यालयी हिंदी की क्या जरूरत है, ठीक है। देखिए वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। इसमें आप देखते हैं अब कंप्यूटर का प्रयोग हो चुका है, क्योंकि कार्यालयी हिंदी में अब किसका प्रयोग हो चुका है, कंप्यूटर का प्रयोग हो चुका है। कंप्यूटर के प्रयोग किए जाने से इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में बढ़ गई है। कार्यालयी हिंदी ना केवल एक प्रकार से लोग समझने लगे हैं अब, बल्कि आप देखते हैं अंग्रेजी के साथ साथ कार्यालयों में, ऑफिस वगैरह में हिंदी का प्रचलन भी लगातार बढ़ा है। हिंदी के को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से तमाम सारे संगठनों ने, तमाम सारे लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। तो वो सारा हिंदी जो कार्यालयी हिंदी है, यानी कार्यालयी हिंदी का बेसिकली मतलब होता है, कार्यालयी हिंदी का क्या मतलब होता है, मतलब यह है कि जैसे कोनो सरकारी ऑफिस है वमन जो भाषा प्रयोग की जाए वह भाषा कार्यालयी हिंदी, यानी कार्यालय विशेष में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यानी ऑफिस के में जैसे पत्राचार लिखना हुआ तो कार्यालय हिंदी में जैसे आप देखते हैं पत्र लिखना हो, सरकारी पत्र हो गया, संक्षेपण है, पल्लवन है, टिप्पणी है, टिप्पण है, ये सब सरकारी जो है मतलब कि जो है कार्यालय हिंदी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। क्लियर। तो अब कंप्यूटर का प्रयोग हो चुका है, नवीन शब्दावली का उपयोग भी किया जाने लगा है, वैज्ञानिक और शब्दावली मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन भी हो चुका है, जिसके द्वारा तमाम प्रकार के नए नए शब्द जो है इसमें आ चुके हैं। और ऐसे शब्दों के आ जाने से जो कार्यालय हिंदी का जो शब्दकोश है या जो एक प्रकार शब्द जो संपदा है वो बढ़ी है और कार्यालय हिंदी का प्रयोग भी बढ़ा है। अधिकांश कार्य अब हिंदी में ही इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है। पहले हम हिंदी में इस तरीके के देवनागरी लिपि में नहीं लिख पाते थे फोन वगैरह पर, आजकल हम फोन वगैरह पर भी देवनागरी लिपि में जो है टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जो है जैसे पहले क्या लिखते थे, हेलो कैसे हो, इस तरीके से लिखते थे, हेलो लिखना होता था इस तरीके से लिखते हेलो। अब कैसे हो लिखना होता था तो लिखते थे कैसे हो, ठीक है। ये था आपका रोमन शैली में, लेकिन अब हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो कैसे हो, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कैसे हो, यहाँ तक व्यवस्था हो गई है, ठीक है, कि गूगल इंडिक कीबोर्ड वगैरह डाउनलोड कर लें अगर आप, तो इसमें क्या होता है जैसे आपने ये हेलो लिखा HELL या फिर HLO भी लिख दिया तो आपका ये हेलो लिख करके आ जाता है। कैसे आपने ऐसे लिखा तो ऐसे लिख करके आपके आ जाएगा, ठीक है, या आप बोल दे तो लिख करके आ जाएगा। स्पीच टू टेक्स्ट मतलब की जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम चीजें आ चुकी हैं। तो स्पष्ट है कि कार्यालयी हिंदी में विकास की प्रबल संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और कंप्यूटर के आ जाने से इसका विकास बहुत ज्यादा हो गया है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं बताइए। देखिए कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है या कार्यालयी हिंदी की निम्न विशेषताएं हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहली विशेषता, क्या विशेषता है, कार्यालयी हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल भिन्न यानी कि अलग होती है। जैसे हम लोग जो बातचीत आपस में करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, आप अपने पिताजी से, अपने एक प्रकार से मित्रों से जिस तरीके से बात करते हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है।
लेकिन जब हम किससे बात करते हैं या फिर जब हम किसी कार्यालय विशेष में, किसी सरकारी ऑफिस में, किसी बैंक में कोई पत्र लिख रहे होते हैं, कोई निविदा पत्र लिख रहे हैं, कोई एक प्रकार से आप जो है आवेदन पत्र लिख रहे हैं या कोई परिपत्र लिख रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं, यहाँ तक कि तो उन सभी में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। तो कार्यालयी हिंदी जो है ये सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल अलग होती है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जो होते हैं सुनिश्चित होते हैं, यानी सुनिश्चित। और ऐसे शब्द जिनके अर्थ सुनिश्चित होते हैं उन शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? उन शब्दों को हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द बेटा? उन शब्दों को हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषिक शब्द क्या होता है? द्वितीय इकाई में आपको परिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ना है। तो परिभाषिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी शब्द सीमा निर्धारित की जाए, जिनके अर्थ को निश्चित कर दिया जाए और किसी विशेष क्षेत्र में वो शब्द दोबारा किसी भी अर्थ के लिए प्रयोग ना किया जाए, यानी वो अपने आप में एक ही हो, अद्वितीय हो, उसका कोई दूसरा रूप ना हो, ऐसे शब्दों को परिभाषिक शब्द कहा जाता है। और बेसिकली हिंदी में जो शब्द होते हैं वो उनके अर्थ सुनिश्चित होते हैं, यानी कि परिभाषिक शब्द यानी तकनीकी शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। उनमें अनेक अर्थता नहीं होती, यानी एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा कार्यालय हिंदी में। यानी अलंकारिक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाएगा कार्यालयी हिंदी में। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात, कार्यालयी हिंदी की शब्दावली सुनिश्चित होती है। क्या होती है बेटा? कार्यालयी हिंदी की जो शब्दावली होती है वो सुनिश्चित होती है पहले से। ठीक है, कि कौन से शब्द किस स्थान पर किस शब्द के लिए या किस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना है, ये सब फिक्स होता है। ठीक है, जिसे सीखना पड़ता है। जैसे बैंकिंग शब्दावली में आप जाएंगे, बैंकों में तो बैंकिंग शब्दावलियां अलग टाइप की होंगी। ठीक है, और जैसे आप और भी कहीं पर जाएंगे, जैसे आप जाएंगे प्रशासन के क्षेत्र में तो वहां की शब्दावलियां अलग होंगी। आप कहीं विधि तंत्र में जाएंगे, कानून बनाने वाले चीजों में, तो वहां की शब्दावली अलग होगी। यानी अलग अलग विभागों प्रभागों में अलग अलग एक प्रकार से शब्दावलियों का प्रयोग होता है, वो पहले से डिसाइड होता है, फिक्स होता है, तो वो होता है, इसको सीखना पड़ता है। चौथी विशेषता कार्यालयी हिंदी की क्या है? कार्यालयी हिंदी में अलंकृत और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होता, मैंने जैसा पहले ही बताया। इसके अलावा कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र सीमित होता है, जैसे किसी ऑफिस में, बैंक में। ठीक है, बैंकिंग शब्दावली, बैंक में आप जब कोई पत्र लिखते तो उसका अलग भाषा होती है। ठीक है, आप देखते वो कार्यालयी भाषा ही है। किसी ऑफिस, सरकारी ऑफिस में जाते हैं, किसी डाकघर में जाते हैं तो एक अलग टाइप की भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, आप किसी सिनेमा, मतलब कि क्या नाम है उसमें, आप कहीं पर जाते, कोई सरकारी ऑफिस वगैरह है, कोई भी पत्र लिखते हैं, कोई भी काम करवाने के लिए, कोई विभाग है, प्रभाग है, उसमें आपको जो शब्दावली या जो भाषा का प्रयोग होता है कार्यालयी भाषा होती है, उसमें प्रयुक्त शब्दावलियां ये होती है। तो इसकी विशेषताएं इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, परिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट, अनेक, सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे बैंकिंग में जैसे तमाम सारे शब्द हैं, जैसे बैंकिंग में आप देखते हैं खाता, शाखा, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, जिनका शब्द का अर्थ फिक्स होता है कि उसका वही अर्थ होगा हर एक सिचुएशन में, तो वो आपका परिभाषिक शब्द होते हैं, जिनको तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से परिभाषिक होने के कारण से इनको परिभाषिक शब्द कहा जाता है। परिभाषिक शब्दों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि परिभाषिक शब्दों का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कोई शोध हुआ, कोई रिसर्च हुआ, किसी चीज का आविष्कार हुआ, तो उन चीजों के लिए परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, परिभाषिक शब्दों का अर्थ सुनिश्चित होता है, यानी पहले से इसका अर्थ होता है, इसकी एक परिभाषा होती है, उसके जैसे कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। उस शब्द का जो अर्थ होता है हर परिस्थितियों में उसका अर्थ वही होता है, उसके जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं होता। इसमें लचीलापन या संदिग्धता भी नहीं रहती, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लचीलापन नहीं होता है, जो है वो है। ठीक है, उसमें कोई इफ बट नहीं होता परिभाषिक शब्दावलियों में। तीसरी बात है, परिभाषिक शब्दों का अर्थ नियत यानी कि फिक्स होता है, एकदम से कांस्टेंट होता है, कि वो फिट होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, निश्चित होता है और एक अर्थ का द्योतक मात्र होता है। उसका एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, किसी भी परिस्थिति में उसको लिया जाए। ठीक है, अलग अलग विभागों में, अलग अलग सरकारी प्रभागों में इनके से बैंकिंग में बैंकिंग शब्दावलियां होती हैं। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक शब्दावलियां हो गई। ठीक है, ऐसे ही कार्यालय में कार्यालयी भाषा हो गई। तो ये सब एक प्रकार से परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने में शामिल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है भैया, परिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। परिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होती है, उनके सीमित अर्थ होते हैं। परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। क्या परिभाषा देंगे,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना हो करके, कौन से शब्द, जो शब्द सामान्य व्यवहार यानी जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो उन सभी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं ऐसे शब्द, यानी जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना हो करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, एवं संदर्भ के अनुसार किंतु निश्चित अर्थ में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, फिर से सुनिए, जो शब्द समान व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना हो करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग या विषय के संदर्भ में के अनुसार में प्रयोग किए जाते हैं किंतु उनके अर्थ भी निश्चित होते हैं, उन्हें परिभाषिक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार ऐसे परिभाषिक शब्द के समूह को, ऐसे परिभाषिक शब्दों के समूह को परिभाषिक शब्दावलियां कहा जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, सभी बच्चों को जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करनी है, हिंदी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है या क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है हमारे 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और प्लस में आप जो है किस सेमेस्टर में है, आप अपना सेमेस्टर नेम लिख करके भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। आपके लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था कर दी गई है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। 3 आपके मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए में हो रही है। सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अभी से हमको थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है तो थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है, काफी बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। जिनको भी जुड़ना है, लगभग आपके इसी में 6 महीने की तैयारी, 6 महीने आपको पढ़ाया जाएगा। 6 महीने की में आपको एक प्रकार से जो है आपका जो है थर्ड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एक प्रकार से केवल 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी और इसी नंबर पर एसएमएस करना, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और आप सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर लिख करके भेजना है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। आपको क्लास जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़ जाएंगे। जैसे बच्चे एक प्रकार थोड़े संख्या में हो जाएंगे, तुरंत आपकी क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी। तो ये एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेगा, लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की तैयारी हो जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की एक प्रकार से जो है शुरू हो चुका है, नामांकन शुरू हो गया, एडमिशन बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी। आप सभी लोग जल्दी ले लीजिए, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस अभी है। और आप चाहते हैं कि हमको सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का मिल जाए, तो सेकंड प्लस थर्ड दोनों सेमेस्टर की फीस जो है 200 रुपए ना होकर के अभी इस समय एक प्रकार से ऑफर में 150 रुपए में कर दी गई है। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर में भी ज्वाइन होना है, तो वो एक प्रकार से मात्र 150 रुपए फिक्स जो है पेमेंट करके आप वो जो है सेकंड और थर्ड दोनों सेमेस्टर का ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन से प्रारूपण यानी प्रारूप लेखन किसे कहते हैं? प्रारूप लेखन किसे कहते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रारूप को आलेख या मसौदा भी कहा जाता है। किसी सरकार कार्यालय में पत्रों का अन्य मतलब दस्तावेजों का एक निश्चित रूप स्वरूप होता है। प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं, जबकि प्रारूप को फॉर्मेट कहते हैं। विभिन्न कार्यालयों में जो फॉर्म प्राप्त होते हैं वो प्रारूपण का ही अंतिम रूप होते हैं। इन्हें प्रारूप 1 यानी फॉर्म 1, प्रारूप 2, फॉर्म 2 आदि नामों से संगित किया जाता है। बेसिकली प्रारूप वगैरह यहाँ पर आप ना समझ पाए हो तो मैं आपको देहाती भाषा में समझा दूं। प्रारूप का मतलब जानते हो? ईंट का भट्ठा देखे हैं? ईंट के भट्ठे पे आप देखते होंगे सांचा होता है ईंट बनाने का, तो उसी सांचे में मिट्टी को एक प्रकार से बढ़िया गीला करके उसी सांचे में थाप दिया जाता है और ईंट पे एक प्रकार से जो भी कंपनी का नाम होता है वो लिख करके आता है, सांचा बन जाता है ईंट का पूरा, ठीक है। तो एक सांचा बनाना, कोई भी पत्र आप लिख रहे हैं तो पत्र लिखने से पहले उसको एक प्रकार से ड्राफ्ट कर लेना, वही प्रारूप होता है, ठीक है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, यानी कि किसी भी चीज को करने से पहले उसकी तैयारी, उसका सांचा बना लेना कि कैसे कैसे पत्र लिखना है, क्या क्या लिखना है, एक रूपरेखा तैयार कर लेना ही प्रारूप कहलाता है। और प्रारूप लिखने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं। टिप्पण क्या होता है? ऐसे ही टिप्पण जो होता है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। प्रारूप लिखने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे कुछ लिखा होता है और वो कागज के टुकड़े पर लिखने की प्रक्रिया ही प्रारूपण कहलाती है, ठीक है। अब वह एक प्रकार से किसी कार्यालय को किसी दूसरे कार्यालय में, किसी सरकारी कार्यालय को
किसी दूसरे सरकारी कार्यालय को मान लेते हैं कोई पत्र लिखना, सरकारी पत्र। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, जो सरकारी मतलब कि एक मान लेते हैं ऐसा, ए कोई सरकारी जो है कार्यालय है और कोई बी है, इसको पत्र लिखना है, ठीक है, ए को बी को। तब क्या होता है, ए जो है पत्र लिखने से पहले क्या करेगा, ए के जो अधिकारी होंगे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पत्र लिखना है, पत्र में क्या लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, ठीक है, एक सांचा तैयार कर लेंगे उसका कि कैसे कैसे लिखना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, क्या मेन थीम क्या होगी इसकी, क्या संदेश भेजना है, वो सब एक प्रकार से पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लेना। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है, वो पढ़ता है, तो पहले उसको एक प्रकार से छोटा पहले कैसे बिठाया जाता है, ऐसे डाट 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 करके, ऐसे ऐसे एक प्रकार से ऐसे ऐसे उसको छोटा आ बना करके दे दिया था कापी में बड़ी सी, और इस तरीके से बोला जाता है कि बेटा इस पे चढ़ाओ। तो ये छोटा आ जो एक प्रकार से डॉटेड छोटा आ बना है, ये होता है प्रारूप, और इस पर चढ़ा देना क्या होता है, इस पर चढ़ाता छोटा बच्चा तो एक प्रकार से वो पत्र बन जाता है। तो कोई सरकारी पत्र एक प्रकार से लिखने का जो पहला चढ़ होता है प्रारूपण से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रारूपण वो होता है किसी भी चीज का मसौदा या सांचा तैयार करना, बेसिकली देहाती भाषा में ऐसा समझे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, पत्र कितने प्रकार के होते हैं अथवा पत्रों के प्रकार बताइए। देखिए पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे कि आप अपने पिताजी को कोई पत्र लिख दें, आप अपने किसी दोस्त को कोई पत्र लिख दें जिसमें कोई नियम कायदा ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम का बाउंडेशन ना हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, कोई नियमावली कोई शब्दावली का बाउंडेशन ना हो, जैसा मन हो अपना एक कैजुअल टाइप का पत्र लिखे। अनौपचारिक माने होता कोई जो है एक प्रकार से इनफॉर्मल टाइप का लिख दे, ठीक है, नॉन फॉर्मल जिसको आप कह सकते हैं, कि कोई उसमें नियम कायदा ना हो, ठीक है। औपचारिक माने होता है जब एक सरकारी पत्र जो होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाए, ठीक है, एक बड़े अधिकारी से दूसरे या छोटे अधिकारी को लिखा जाए, या एक यूनिवर्सिटी से तमाम सारे कॉलेज को जो परिपत्र जारी करते हैं वो सब, यानी औपचारिक जो होता है एक नियम के तहत एक सिस्टमेटिकल वे में लिखा जाता है, वो औपचारिक होता है। तो सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र भी औपचारिक होते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है वह एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र हो सकता है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो अनौपचारिक में कोई नियम कायदा नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता, कोई समय कोई किसी विशेष संदर्भ में नहीं लिखा जाता, औपचारिक में सारी चीजें फिट होती हैं एकदम से, ठीक है। अनौपचारिक पत्र मुख्यतः पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। औपचारिक पत्रों को व्यावसायिक स्तर पर लिखा जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है, विशुद्ध सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, और एक होता है अर्ध सरकारी पत्र। तो औपचारिक पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं। एक होता है सरकारी पत्र, जो एक प्रकार से सरकारी पत्र क्या होता है, ऐसा पत्र जो एक कार्यालय से, एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखा गया पत्र सरकारी पत्र कहलाता है, ठीक है। जबकि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र वह पत्र होता है जो एक सरकारी कार्यालय के किसी कर्मचारी के द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय के किसी कर्मचारी को लिखा जाने वाला पत्र जो होता है, यानी इसमें कर्मचारी अधिकारी के बीच में बातचीत होती है, वह पत्र एक प्रकार से बेटा होता है आपका कौन सा, यानी कि वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है इसको, ठीक है, और उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपकी बातें, मतलब मेरी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सरकारी अथवा शासकीय पत्रों के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। बताइए भाई, 4 शासकीय पत्र या सरकारी, शासकीय पत्र बोलो, सरकारी पत्र बोलो, औपचारिक पत्र बोलो, बात लगभग में एक ही होती है। तो 4 सरकारी या शासकीय पत्रों के नाम, पहला होता है भैया परिपत्र। परिपत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेस विज्ञप्ति, जिसको आप प्रेस नोटिफिकेशन बोलते हैं। तीसरा होता है सूचना यानी नोटिस, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। चौथा होता है नीलाम सूचना यानी कि ऑक्शन नोटिस, जिसको आप बोलते हैं ऑक्शन नोटिस, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जो है आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है, तो ऑक्शन माने क्या होता है, नीलामी, ठीक है। ऑक्शन माने क्या होता है, नीलामी। तो एक नीलाम सूचना होती है किसी भी प्रॉपर्टी पर, जब कोई जो है लाल झंडी दिखाई जाती है, या कोई प्रॉपर्टी वाले से बैंक से आपने लोन लिया है आप अपने खेत दिखा करके, अपनी प्रॉपर्टी को दिखा करके, तो बैंक क्या करेगा, जब आप उसका पैसा नहीं चुकाएंगे तो वह एक प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा, ठीक है। तो उसमें वो आपकी प्रॉपर्टी को बेचेगा और पैसा ले लेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग या बिंदु होते हैं। तो किसी भी पत्र में कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात प्रेषक का नाम, यानी प्रेषक जो होता है भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं, यानी जो संदेश भेज रहा है, पत्र भेज रहा है, उसको प्रेषक कहते हैं। तो प्रेषक का नाम क्या है और पता, ये भी उसमें मेंशन होता है, प्रेषक का नाम और पता। दूसरा, जिसके पास भेज रहा है उसको प्राप्तकर्ता कहते हैं, तो प्राप्तकर्ता का नाम और प्राप्तकर्ता का पता भी उसमें मेंशन होता है, यानी 2 अंग हो गए इसके।
तीसरा होता है विषय संकेत, यानी किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, बाढ़ आने पर या किसी कार्यालय की किसी भी सूचना या किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। चौथी बात संबोधन, उसमें संबोधन होता है किसको संबोधित करके लिखा गया है, महोदय महोदया या किसको प्रधानाचार्य महोदय, जो भी जिसको भी लिखा गया हो, ठीक है। इसके अलावा पत्र की मुख्य सामग्री होती है, जिसमें मुख्य भाग में जो डिटेल में जो संदेश होता है, जानकारी होती है, लिखी जाती है। इसके अलावा समापन सूचक शब्द कुछ होते हैं, जिससे जैसे कि जो है अतः हम आपसे आभारी हैं, आपके आभारी हैं, या हम आपसे एक प्रकार से निवेदन करते हैं कि आप जो है ये करेंगे, आशा करते हैं, ऐसा तमाम शब्द, ये समापन सूचक शब्द। हस्ताक्षर और नाम होता है आपका इधर साइड में, दाहिने साइड। इसके अलावा संलग्नक होता है, अगर कुछ लिखना हो तो उसके संलग्न में कुछ और चीजें याद दिलवानी हो तो वो, और इसके अलावा पुनश्च होता है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भी कभी कभी पत्रों में कुछ अन्य विषय वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पत्रों के अंग होते हैं ये अंग है कौन कौन से, प्रेषक का नाम और पता, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, ठीक है, विषय संकेत, संबोधन, पत्र की मुख्य सामग्री, ठीक है, समापन सूचक शब्द, हस्ताक्षर और नाम, संलग्नक और पुनश्च, ठीक है। इस तरीके से ये पत्र के तमाम अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, पावती पत्र किसे कहते हैं, बताएं। पावती पत्र किसे कहा जाता है? देखिए, पावती या पावती पत्र जो होता है, किसी पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, कि ये पत्र आपको मिला कि नहीं मिला, इसके लिए पावती पत्र भेजा जाता है। पावती पत्र की संरचना सरकारी पत्र के समान ही होती है। इसमें विषय का उल्लेख प्राप्त पत्र के विषय से संबंधित होता है, यानी जो पत्र आपको पहले मिल चुका है वो आपको मिला कि नहीं मिला, इस बात को जानने के लिए पावती पत्र लिखा जाता है। संबोधन के पश्चात पत्र का प्रारंभ आपके कार्यालय का पत्र संख्या, दिनांक, इस कार्यालय में दिनांक अतना को प्राप्त हुआ है, यानी कि प्राप्त पावती की हमको पत्र मिल गया है, इसकी सूचना दी जाती है। उक्त पत्र की पावती एतत् द्वारा प्रेषित है, ऐसा लिखा जाता है। इस प्रकार का होता है। पावती का आकार जो है छोटा होता है, भाषा इसकी बिल्कुल सरल होती है, ताकि जो है लोग समझ पाए जो है कि पावती पत्र ने उसको वहां तक पहुंच चुका, जहां तक हमने भेजा था वहां तक पत्र हमारा चला गया। क्लियर? ये होता है पावती पत्र। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, मतलब अतिलक उत्तरीय में प्रश्न आएंगे ये सब। अगला क्वेश्चन से, कार्यालय आदेश पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर है 4-5 दिन पहले मैंने दिया है, उसको आप देख लीजिए, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को खूब हमने अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। चलिए, कार्यालय आदेश संक्षेप में प्रकाश डालिए। कार्यालय आदेश क्या होता है? ऑफिशियल जो एक प्रकार से आदेश होता है वो क्या होता है? देखिए, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के यानी किसी ऑफिस के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है, ठीक है। इसके माध्यम से किसी कर्मचारी की दक्षता, रोग सूचना, चरित्र पंजी में की गई चरित्र पंजी में की गई खिलाफ टिप्पणी का उल्लेख, नए पदों की स्वीकृति, अनुभाग के किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करवाना हुआ, अवकाश की स्वीकृति करनी हुई। जैसे मान लेते हैं एक अधिकारी जो होता है और कर्मचारी, अधिकारी जो होता है वो जैसे कोई कार्यालय है, ए नाम का कोई कार्यालय है, उसका अधिकारी है, ठीक है, कोई अधिकारी है रमेश, ठीक है। अब रमेश जो है यहाँ पर अधिकारी है और तमाम सारे कर्मचारी हैं, जैसे कि मान लेते हैं सुरेश, मुकेश, दिनेश, तमाम कर्मचारी हैं। अब मान लेते हैं दिनेश का एक प्रकार से दिनेश का प्रमोशन होना है, तो उसके लिए कार्यालय आदेश आएगा रमेश के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जैसे दिनेश को उसके पद से हटाना, दिनेश ने कोई गलत काम कर दिया तो दिनेश को उसके पद से रमेश हटा देगा, ठीक है। ऐसे सुरेश ने कोई गलत काम किया तो उसको और नीचे पद पर भेज देगा, सुरेश ने कोई अच्छा काम किया तो उसको बढ़ा देगा, सुरेश को छुट्टी चाहिए 5 दिन की, उसके लड़के की शादी है, तो एक प्रकार से सुरेश को छुट्टी का एक प्रकार से मंजूरी दे देगा, ठीक है। इस तरीके से उसके नए पदों पर स्वीकृति करनी हुई तो ये अधिकारी जो रमेश है वो करेगा अपने कर्मचारियों के लिए, ठीक है। काम का बंटवारा करेगा सभी का, किसी कर्मचारी को चेतावनी देनी होगी कि तुमने गलत काम किया है, आगे से मत करना। तो ऐसे में कार्यालय आदेश जो होता है वो अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होते हैं वो जारी करते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, ताकि कर्मचारी अच्छे तरीके से जो है संगठन का काम करते रहे और अच्छे तरीके से जो है कार्यालय का काम चलता रहे, ठीक है। अपील पर किए गए निर्णय आदि की सूचना भी इसमें दी जाती है कार्यालय आदेश में। तो कार्यालय आदेश एक ऑफिस के अधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किया जाने वाला एक पत्र होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न अगला है, विज्ञापन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। विज्ञापन क्या होता है बेटा? विज्ञापन जैसे आप देखते हैं प्रचार प्रसार, जैसे आजकल आप देख विज्ञापन कई प्रकार का, टीवी सीरियल्स में आप देखते हैं बीच बीच में प्रचार आते हैं, जब आप देखते हैं, आप यूट्यूब हमारा देख रहे होंगे उसमें बीच बीच में प्रचार आते होंगे, तो वो सब एक प्रकार से विज्ञापन आप अपने सड़कों पर, चौराहे पर आप पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से आप देख पाते होंगे जो है विज्ञापन। ऐसे ही विज्ञापन आप दैनिक जागरण पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है पेपर में तमाम एक आध पन्ना में पूरा का पूरा क्या होता है, आपका विज्ञापन ही छपा होता है, ठीक है। जिसको स्पॉन्सर, जैसे आप कभी कभी कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी स्पॉन्सर तमाम सारे लोग होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं आईपीएल देखते होंगे, उसमें आपको
स्पॉन्सर तमाम सारे मिल जाते हैं। जो पीछे आप देखते हैं जब लोग बोलते हैं आकर के इंटरव्यू देते हैं तो पीछे तमाम सारे प्रोडक्ट लिखे होते हैं, तो वो सब स्पॉन्सर हैं। विराट कोहली के बल्ले पर एमआरएफ लिखा है तो वो स्पॉन्सर है, ठीक है, विज्ञापन होता है वो। तो ये विज्ञापन तो बेसिकली प्रचार का हो गया, लेकिन जो हम लोग विज्ञापन पढ़ रहे हैं, क्या ये विज्ञापन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना होती है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। जैसे किसी सरकारी पत्र या कोई सरकारी पद खाली हुआ, उसके लिए कोई जो है जानकारी दी जानी हो जनता को, तो उसको वो सब होता है, ठीक है। ये सूचनाएं विविध विभागों में हुई रिक्तियों के, यानी कहीं पर कोई खाली पद आज छूट चुका है तो खाली पद को भरने के लिए जारी किया जाता है, मतलब कि ये क्या नाम है, विज्ञापन, ठीक है। रिक्तियों के आवेदन पत्र मांगने के लिए, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने के लिए, विभिन्न सरकारी निर्माणों हेतु टेंडर वगैरह पास करने के लिए, जो टेंडर पास होता है वो सब विज्ञापन में ही पास होता है। जैसे कि कोई ठेका उका जो उठता है तमाम, वो टेंडर के द्वारा, मतलब जो होता है इसी के द्वारा उठता है, ठीक है। कोई भी ठेका वगैरह जो होता है वो किसके द्वारा उठता है, ठेका वगैरह का जो भी काम पाता है व्यक्ति, वो विज्ञापन के द्वारा ही पाता है, ठीक है। आमंत्रित कराए हेतु समाचार पत्रों में छपवाई जाती है। जब वो चीज छपाई जाती है कि भाई ये ठेका खाली है, तो तमाम ठेकेदार उस पर एक प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। फिर वहां से चुना जाता है कि भाई टेंडर पास हो गया तो फिर मिल जाए, पेट्रोल टंकी भी ऐसे तो मिलती है, ये तमाम सारी चीजें। नियुक्तियों हेतु तो अलग से रोजगार समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सरकारी विज्ञापनों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ये आए दिन समाचार पत्र में प्रकाशित होते रहते हैं विज्ञापन। प्रतियोगी इन्हें उदाहरण रूप में देख सकते हैं और इस तरीके से ये होते हैं आपके विज्ञापन, जो कि पत्रों समाचार पत्रों में सरकार के द्वारा छपवाए जाते हैं, तो विज्ञापन वो होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संकल्प को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए इसके अंगों को बतलाइए। संकल्प क्या होता है? संकल्प एक पत्र होता है। देखिए, संकल्प किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय, उस प्रश्न को सुलझाने के लिए की गई सिफारिशों का लिखित प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। यानी कि संकल्प पत्र क्या होता है? किसी विवादग्रस्त प्रश्न, कोई विवादग्रस्त क्या है, प्रश्न है, उस पर सरकार की नीति और निर्णय और उस प्रश्न को सुलझाने के लिए जो सिफारिश की जाती है, उसी सिफारिश का लिखित प्रस्ताव ही जो होता है, वही लिखित प्रस्ताव संकल्प पत्र के नाम से जाना जाता है। इसे किसी सभा में किसी निकाय या वैधानिक समूह का निश्चित और औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। संकल्प के 4 अंग होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, समिति विशेष की संस्तुति इसमें दी जाती है। दूसरा होता है सर्वेक्षण, सरकार के द्वारा किया गया विचार होता है। तीसरा होता है प्रस्ताव, किया गया निर्णय जो होता है उसी को प्रस्ताव कहते हैं। सूचना चौथा होता है सर्वसाधारण जनता को जानकारी हेतु गजट में इसका प्रकाशन करवाया जाता है कि भाई अब ये संकल्प लिया गया है कि ये चीजें की जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सचो का, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट क्या है? संक्षिप्त प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति क्या है? प्रेस विज्ञप्ति शासन के द्वारा, यानी प्रशासन या शासन के द्वारा की जाती है। इसके माध्यम से आवश्यक सार्वजनिक सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती हैं। ये सूचनाएं कभी कभी गजट में भी प्रकाशित करवाई जा सकती हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति होती है। प्रेस नोट क्या होता है? सरकार के अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, सरकार के अंडर में जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं वो, अथवा स्थानीय सरकारी कार्यालयों, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उन सरकारी कार्यालयों से जो सूचना जो एक प्रकार से समाचार पत्रों में दी जाती है, किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई सूचना प्रकाशित करवाई गई सरकारी ऑफिस, मतलब की ऑफिस के द्वारा, तो उसे ही प्रेस नोट कहा जाता है, ठीक है। सरकारी कार्यालयों के द्वारा पेपर में या समाचार पत्रों में जो जानकारी प्रकाशित करवाई जाती है ताकि वो जनता उसको जाने, उसी को प्रेस नोट कहते हैं या प्रेस विज्ञप्ति कह सकते हैं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति भी यही सूचना ही होती है, एक इसमें गजट में प्रकाशित होता है बेसिकली ये, ठीक है। वैसे भी हो सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रारूपण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब की फॉर्मेशन भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन भी कहते हैं, आलेखन कहा जाता है, प्रारूप लेखन भी कहते हैं, ठीक है। सामान्य अर्थों में प्रारूपण से अभिप्राय किसी भी पत्र, सूचना, परिपत्र अथवा समझौते के प्रारूप, यानी उसका सांचा तैयार करना कि कैसे पत्र लिखना है, सूचना लिखने से पहले का एक सांचा, कच्चा चिट्ठा जिसको कहते हैं। जैसे आप कहीं पढ़ने गए हो स्कूल में तो रफ कार्य करते थे, तो वही रफ कार्य होता है ये, ठीक है। फेयर से पहले बाद में फेयर करते हैं, तो सरकारी पत्र होगा फेयर, ठीक है। और सरकारी पत्र लिखने से पहले जो है आप रफ करते हैं, तो वही रफ होता है आपका, ये आपका क्या नाम है? प्रारूपण, ठीक है।
तो प्रारूप तैयार करने से एक प्रकार से जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता रहता है, तो ये होता है प्रारूपण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, टिप्पण को संक्षेप में स्पष्ट। टिप्पण क्या है? टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। किसी भी विचाराधीन डाक पत्र के निस्तारण को सुगम यानी सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी को टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी विचाराधीन डाक पत्र के निस्तारण को सरल और सुगम बनाने के लिए, ताकि उस डाक पत्र को लोग जनता जान पाए, क्योंकि वो कठिन होता है, उसको सरल तरीके से उस पर टिप्पणी करके बता देना, ये एक प्रकार से टिप्पण कहलाता है। अतः संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, किसी सरकारी काम की महत्वपूर्ण बातों को, ठीक है, लिखित रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसको टिप्पण कहा जाता है, और जो हमारे समय लिखित रूप प्राप्त होता है उसको टिप्पणी कहते हैं। इस प्रकार टिप्पण का उद्देश्य उन तथ्यों को, उन जानकारियों को, उन संदर्भों को अथवा उन प्रश्नों को जिन पर निर्णय लेना होता है, तटस्थ, संक्षिप्त किंतु स्पष्ट और क्रमबद्ध और तर्क संबद्ध टिप्पणी प्रस्तुत करना होता है, ये होता है टिप्पण। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। संक्षेपण को संक्षेप में बताइए। संक्षेपण क्या है? देखिए, संक्षेपण को संक्षेप, अब यहाँ पर संक्षेप शब्द आ गया। अब ये संक्षेप से आप मतलब संक्षेप माने छोटा से कम शब्दों में बता दीजिए उत्तर, यही पूछा गया संक्षेप में। तो संक्षेपण भी वही होता है, किसी बड़ी विषय वस्तु को, किसी निबंध को, किसी उपन्यास को कम शब्दों में लेकर के बताना। जब भी एक प्रकार से बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े नेता मंत्री, उनके पास समय नहीं होता है, तो एक संक्षेपक रखते हैं वो अपने पास, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बड़े मुद्दों को या फिर दिन भर की तमाम प्रकार की आल्हा माठा जो थी, आल्हा माठा समझ रहे हैं, मतलब कि तमाम प्रकार की जानकारी दुनिया भर के टीम टाम जो है, उनको एक सरल शब्दों में, कम शब्दों में बता देना ही संक्षेपण होता है। अधिकारियों के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजों को पढ़े, ऐसे में वो बस सार को कह लिए और थोथा दिए उड़ाए। जैसे आप देखते हैं कि बिहारी लाल के दोहे जो हैं वो संक्षेप हैं अपने आप में, तो आप देखते हैं अगर उसको हम उसी दोहे को अगर विस्तार से लिखे तो उसको विस्तारण या पल्लवन कहते हैं, भाव पल्लवन कहते हैं। लेकिन उसी बड़े विषय वस्तु को, कोई निबंध है, कोई एकांकी है, कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, उसका सार या संक्षेप में उसका एक प्रकार से जो कहते हैं कि सारांश लिखे, तो सारांश जो होता है वही संक्षेपण होता है। ठीक है, तो कोई पत्र है, कोई चीज है, कोई मुद्दा उठा है, तो उस मुद्दे के बारे में सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में स्पष्ट और क्लियर कट बता देना, वो एक प्रकार से संक्षेपण होता है, कम शब्दों में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 पेज का कोई एक प्रकार से जो है जानकारी है, उसको एक प्रकार से 20 से 30 पेज में लिख करके बता देना ही संक्षेपण होता है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, संक्षेपण बेसिकली मूल का, यानी कि 100 पेज का मूल का कितना होना चाहिए? मूल का एक प्रकार से बेटा 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3 होना चाहिए कम से कम। चलिए आगे देखते हैं, संक्षेपण को संक्षेप में लिखिए। देखिए, संक्षेपण अंग्रेजी भाषा के प्रिसीज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप, सार, यानी सार माने कम। इस प्रकार संक्षेपण से अभिप्राय ऐसी रचना से है जिसमें किसी वक्तव्य, किसी लेख, किसी निबंध, किसी आर्टिकल यानी अनुच्छेद, इन सभी में व्यक्त किए गए विचारों या भावों को संक्षेप में यानी छोटा करके प्रस्तुत करना होता है। इसे परिभाषित रूप में कहा जा सकता है कि किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण और सुस्पष्ट पुनर्लेखन ही संक्षेपण होता है। पुनर्लेखन यानी संक्षेपण लिखते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि जो बातें हम लिख रहे हैं वो मूल पाठ या मूल में जो प्रकार से जो मूल भाव है उसका, उससे इर्द गिर्द ही रहे, यानी वही बातें बताई जा सके, यानी पूरा पढ़ने के बाद में वही निष्कर्ष निकले जो निष्कर्ष हमने संक्षेप करके बताया है, यानी कि वो उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा भैया। प्रश्न पल्लवन के अर्थ पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। पल्लवन क्या होता है? संक्षेपण का उल्टा होता है पल्लवन। संक्षेपण आपने समझा, किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करना संक्षेपण होता है। ऐसे ही किसी छोटी विषय वस्तु को बड़ा करना पल्लवन होता है। जैसे कि बिहारी लाल का दोहा आपने पढ़ा होगा, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भुवन में करत हैं, नैनन ही सौबात। अब ये छोटा सा दोहा है, लेकिन अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो ये व्याख्या 4 से 5 पन्ने में आ जाएगी। ठीक है, तो ये व्याख्या 4 से 5 पन्ने में आ जाएगी, यानी किसी विषय वस्तु को, किसी दोहे को, किसी जो है छोटे भी, किसी भी सूक्ति को, किसी भी सूक्ति, किसी दोहे, किसी मुहावरे, किसी लोकोक्ति पर
अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भाव भंगिमा, अपने साहित्यिक पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके, उसी मूल भाव को केंद्र में रख करके उसी के इर्द गिर्द भावों का विस्तार करना ही जो है क्या कहलाता है, भाव विस्तारण, यानी कि पल्लवन कहलाता है। पल्लवन को भाव विस्तारण भी कहा जाता है। लिखिए, हेडिंग डालेंगे, पल्लवन का अर्थ लिखेंगे। पल्लवन शब्द पल्लव से रचित है, यानी पल्लव से बना। पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वह उसका मूल रूप नहीं है। उसका मूल रूप तो वह बीज होता है जो मिट्टी में दबा था। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव या पत्ता। बीज से अंकुर या अंकुर से लता, अंकुर से तना, फिर तना से पल्लव, इस प्रकार बीज का विस्तारण या पल्लवन होता है। वह प्रक्रिया भाषा के अंदर में पल्लवन की है। किसी सूत्र, किसी विचार, किसी भाव, किसी सूक्ति, किसी वाक्य आदि का विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना ही भाव पल्लवन होता है या विस्तारण कहा जाता है। पल्लवन की विशेषताएं लिखिए। देखिए भाई, पल्लवन की विशेषताओं को संक्षेप में प्रकट कीजिए। देखिए, पल्लवन की विशेषताएं कई सारी हैं। पहली विशेषता है गद्य कृति। पल्लवन क्या है? गद्य रचना है। दूसरी बात, रचनात्मक विधा है ये। तीसरी बात, मूल विषय बद्धता है, यानी कि पल्लवन में जो भी सूक्ति है, जो भी चीज बताई गई है, उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, यानी उसी के अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता है, उसी के मूल भाव में एक प्रकार से आपको भ्रमण करना होता है। इसके अलावा स्वाभाविकता होती है पल्लवन में, मौलिकता होती है, किसी की नकल करना नहीं होता इसमें। कल्पनाशीलता, एक लेखक की कल्पनाशीलता इसमें शामिल होती है। स्वच्छंदता होती है, आप मुक्त होकर के उस पर अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे, उसके इर्द गिर्द विचारों को। गत्यात्मकता होती है, ठीक है। इसके अलावा शब्द चयन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाषा का भी इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। भाषा सरल, स्पष्ट और एकदम से प्रभावमयी होती है, तब एक प्रकार से पल्लवन होता है। तो ये पल्लवन की तमाम विशेषताएं हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न अगला है, प्रतिवेदन का अर्थ संक्षेप में बताइए। प्रतिवेदन, प्रति प्लस वेदन, प्रतिधन विद, दो शब्दों से मिलकर के बना प्रतिवेदन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन माने पूरी जानकारी रखना, ठीक है। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी दी जाती है। हम जानते हैं न कि कोई जानकारी तो आपको दी, मतलब कोई विशेष कार्य की जानकारी आपको बताई गई प्रतिवेदन के माध्यम से, फिर उसके बाद में उसके साथ ही साथ विभिन्न सुझाव दिए जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और पूरी संतुष्टि के साथ पूरा विवरण दिया जाता है। और हम जानते हैं कि विदेशों में कई घटनाएं होती रहती है हमेशा, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं कहां पर क्या हो रहा है। जैसे अभी जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की एक प्रकार से जब बातें थी, न्यूज खोल करके सभी लोग बैठे रहते थे, क्या जानकारी मिलेगी, कहां पर क्या हो रहा है, तो ये उत्सुकता हमें बनी रहती है। तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसी का प्रतिवेदन देना ही एक प्रकार से होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती रहती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि अब देखते हैं इसकी छानबीन तमाम सारे न्यूज एंकर वगैरह कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग गलत जानकारी दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण, जो किसी घटना का परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता हो, उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। इस प्रकार किसी प्रकरण, किसी घटना, किसी कार्य योजना, किसी प्रकरण, किसी घटना, किसी कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देख करके, उस घटना का छानबीन करके, उस कार्य योजना को अच्छे तरीके से समझ करके, उस प्रकरण को अच्छे तरीके से जानबूझ करके लिखित रूप, जो उसका एक प्रकार से विवरण, उसका लिखित रूप प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अपने आप में परिपूर्ण होता है। और वह विवरण पढ़ने के बाद में वो घटना ऐसा लग रहा हो कि हमारे समक्ष हो रही है, ऐसे घटना का विवरण इस प्रकार से करना ही क्या होता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। प्रतिवेदन यही होता है, क्लियर। पूरी जानकारी रखना ही प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखिएगा भैया। प्रश्न है, निविदा सूचनाओं को संक्षेप में लिखिए। निविदा सूचनाएं क्या होती है? वे सूचनाएं जो कि समाचार पत्रों में इस दृष्टि से प्रकाशित की जाती हैं कि अपेक्षित वस्तु ठीक समय पर प्राप्त हो जाए और उसका उपयोग किया जाने लगे। एक निविदा के भीतर कार्यालय का नाम शामिल होता है, पता, निविदा, सूचना व्यंग, सूचना संख्या, निविदा की शर्तें, समय और टाइम, लागत कितनी लगी है, समय कितना लगा है, ठीक है।
फार्म का मूल्य, योजना का स्थान, इन सभी का एक प्रकार से अंकित एक प्रकार से करना इंपॉर्टेंट होता है निविदा में। निविदा के अंत में निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम भी होता है, कार्यालय का नाम होता है और दिनांक भी लिखा जाता है। तो ये निविदा के लिए सूचनाओं को संक्षेप में आप लिख सकते हैं, निविदा यही होती है। अगला क्वेश्चन से आपका अर्ध सरकारी पत्र क्या, मैंने आपको बताया था अर्ध सरकारी पत्र। देखिए अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। सरकारी कार्य के संबंध में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलवाने के लिए, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए, स्पष्टीकरण तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है, यानी जब एक सरकारी कार्यालय का एक कर्मचारी किसी दूसरे कार्यालय के सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखता है, ऐसे पत्र को अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। एक कार्यालय मतलब एक जो है सरकारी कर्मचारी के द्वारा दूसरे सरकारी कर्मचारी को यह पत्र गोपनीय तरीके से भी लिखा जा सकता है ताकि सरकार जो है कार्यालय ना जान पाए। ऐसे पत्र को भी आप डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं किसी भी जानकारी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अशासकीय पत्र किसे कहते हैं। अशासकीय पत्र, देखिए अशासकीय पत्र को अंग्रेजी में नॉन ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ठीक है, नॉन ऑफिशियल यानी जो ऑफिशियल लेटर नहीं है, यह अनौपचारिक पत्र होता है। अशासकीय पत्र जो कार्यालय के एक विभाग अथवा अनुभाग को अपने ही कार्यालय के दूसरे विभाग या अनुभाग को लिखना पड़ता है, यानी कि एक बड़ा कार्यालय है उसके कई छोटे छोटे उप कार्यालय है, तो उन्हीं उप कार्यालयों में एक प्रकार से लिख करके भेजा जाता है, वो होता है आपका अशासकीय पत्र। इसमें विभाग या अनुभाग का नाम भी लिखा होता है, कोई संबोधन इसमें नहीं लिखा होता है, बस विभाग का उसका उपभाग का या प्रभाग का नाम लिखा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिपत्र किसे कहते हैं, सर्कुलर। परिपत्र की अगर बात की जाए तो एक प्रकार की सूचना होती है परिपत्र। ठीक है, जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कोई विभाग है, कोई ए नाम का विभाग है, तो ए विभाग में मान लेते हैं कि 4-5 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक जेड कर्मचारी है, एक सी है, एक डी है, एक एफ कर्मचारी है। इन सभी को एक प्रकार से पत्र लिख करके भेजना ही क्या होता है, इन सभी को जब पत्र लिखता है तो उसी को परिपत्र कहा जाता है। यानी यह एक प्रकार से कई लोगों के पास जाता है और वो कई लोगों से कई लोगों के पास जाता है। ठीक है, ये भेजेगा एक जड के पास, तो जड के अंदर में और भी 3-4 लोग हों तो जड जो है इन 3-4 लोगों को भेजेगा। इस तरीके से परिपत्र जो होता है एक सर्कुलर, एक सर्कल में एक प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, यानी कि इसका एक क्या होता है, साइकिल होता है। क्लियर, कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंधित होता है। विभाग कोई जब आदेश देता है, कुछ निर्देश देता है तो सर्कुलर जारी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता ताकि विभाग के बारे में बताया जा सके, विभाग को क्या करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। अनुस्मारक क्या होता है। अनुस्मारक होता है याद दिलवाने के लिए लिखा जाता है, रिमाइंडर जिसको आप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कभी व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं, ऐसे समझे व्हाट्सएप पर आपने किसी से बात किया, आपने लिखा हाय। ठीक है, हाय आपने लिखा, उधर से आया एसएमएस क्या है, आपने इधर से लिखा, मतलब कि आपके पास एसएमएस आया हाय, उधर से आपने लिखा हेलो। ठीक है, फिर इधर से उधर से आया क्या, कैसे हो। ठीक है, क्या आया भैया, मतलब हिंदी में ही आ गया कैसे हो। ठीक है, हिंदी में आ गया कैसे हो, ये मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। तो आपने लिखा जो है आपने लिखा खाना खाया, आपने क्या लिखा, आपने डायरेक्ट लिख दिया क्या, खाना खाया, ये बात खत्म हो गई। ठीक, खाना खाया क्या, उधर से एक प्रकार से ऑप्शन आया कि हाँ खाया। ठीक है, हाँ खाया खाना। ठीक है, अब आपके तरफ से एक प्रकार से रिप्लाई इसका जो है नहीं मिला। ये इसने पूछा था कैसे हो, आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया, केवल लिख दिया खाना खाया और रिप्लाई नहीं दिया, कुछ दूर तक बातें होती रही। तब इसको लग रहा है फलाने व्यक्ति को, ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का ये है। ठीक है, अब एक प्रकार से ए को लग रहा है कि भाई ये इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, तो इसका रिप्लाई दिलवाने के लिए क्या करता है ए, एक प्रकार से नीचे फिर लिखता है इसी पे, इसको ऐसे रिमाइंडर करके होता नहीं कि इसको व्हाट्सएप पे करते ना, ऐसे करके कुछ देर दाबे रहो तो फिर उसी पर रिप्लाई खुद आ जाता है, तो उस पर लिख दो तो ऊपर ये भी शब्द लिखा रहेगा। तो इस पे लिख करके डॉटर बूंदी ऐसे लिख देते हैं कोई व्यक्ति, कोई क्वेश्चन चिन्ह मार देते हैं कि भाई इसका आंसर क्यों नहीं दिए। तो इसको याद दिलवाने के लिए कि भाई कैसे हो का उत्तर आपने नहीं दिया, हो सकता है बी नाम का व्यक्ति भूल गया हो, इसलिए इसको बी नाम को व्यक्ति को इस क्वेश्चन को याद दिलवाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन मार्क या ऐसे डॉट डॉट करके चीजें लिख करके भेज दी जाती है ताकि इसको याद आए कि मैंने पूछा था कि कैसे हो। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है अनुस्मारक। ऐसे ही कोई सरकारी पत्र होता है, ऐसे में किसी मान लेते कोई सरकार है, मान लेते हैं देखें कोई सरकारी विभाग है, इस सरकारी विभाग को एक प्रकार से कोई पत्र लिखा गया,
इस बाढ़ को लेकर के, मान लेते बाढ़ आई थी, ठीक है, बाढ़ आई थी किसी गांव में, ठीक है, अब बाढ़ को लेकर के पत्र लिखा गया एक विभाग को, लेकिन उसने एक प्रकार से ध्यान नहीं दिया। जब उसने ध्यान नहीं दिया इस प्रश्न पर, 14-15 दिन बीत गए, ठीक है, 14-15 दिन बीत गए, कोई रिस्पांस नहीं आता है। ऐसे थे 14-15 दिन के बाद में इसी पत्र को फिर से उसमें एक प्रकार से डेट डाल करके, उसमें कुछ डाल करके, उसमें उसको बता करके फिर से यही पत्र जो है पुनः इसके पास भेजा जाता है, ठीक है, अनुस्मारक के रूप में, यानी याद दिलवाने के लिए भाई फला तारीख को फला डेट में हमने एक पत्र लिखा था बाढ़ को लेकर के, शायद आपके पास समय नहीं था, आपने उसको नहीं देखा है, तो पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे पर काम करें, क्योंकि ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। और इस तरीके से जब इस पर ऐसे लिखते बाद में किसी सरकारी जो है पत्र पर फिर से लिखते कि ताकि याद आए उसके सरकारी कर्मचारियों को, तो उसको बोलते हैं अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक। देखिए, किसी आवश्यक सरकारी पत्र के ना प्राप्त होने अथवा प्राप्त होने में विलंब होने पर संबंधित विभाग को जो पत्र लिखा जाता है स्मरण पत्र यानी याददाश्त के लिए, उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है, ठीक है। तार, टेलीफोन या द्रुतगामी पत्र के द्वारा इसको भेजा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, बिट और बाइट में क्या अंतर होता है। देखिए, किसी भी तरह का डाटा कंप्यूटर में प्रदर्शित होने के लिए एक बाइट की इकाई में जगह लेता है। एक बाइट को 8 भागों में बांटा जा सकता है, इन्हीं 8 भागों को बिट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि 8 बिट जो है मिलाकर के एक बाइट का निर्माण करते हैं। 1000 बाइट से 1 किलो बाइट बनता है, यानी कि जब 1000 जो है 1000 बाइट जो मिलते हैं, 1000 बाइट मिलकर के क्या बनता है, 1 केबी बनता है, आप लोग जानते होंगे। और जब 1024 केबी मिलता है बेटा, तो क्या बनता है, 1 एमबी बन जाता है। क्या बनता है, 1 एमबी बन जाता है, मेगाबाइट, ठीक है। जब 1024 एमबी मिलते हैं बेटा, यानी मेगाबाइट मिलते हैं, तो 1 जीबी बनता है, यानी 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। जब 1000 किलोबाइट, 1024 मान सकते हैं, 24 इसमें सब 24 होगा, 1024, ठीक है, लेकिन 1000 मानते हैं बेसिकली। जब 1000 किलोबाइट यानी 1000 केबी, एक मेगाबाइट यानी 1 एमबी होता है, 1000 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी का निर्माण होता है। यही होता है बिट और बाइट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, फिर उसके बाद बाइट। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सिस्टम में ऑटोमेटिक रहता है। ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो मोबाइल खरीदने से पहले ही आपके मोबाइल में रहते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मोबाइल फोन में पहले से होते हैं, जिससे पूरा सिस्टम चलता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो एक प्रकार से एंटीवायरस को लेकर के होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कि वही उसी वजह से पूरा सिस्टम आपका चल रहा होता है। पूरे विश्व में विंडोज जो है, विंडोज नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं। जो विंडोज 6, विंडो 9 इस तरीके से आप लैपटॉप वगैरह में देखते होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयुक्त होते हैं विंडोज की, विंडोज 7 वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बेटा, प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी में किसी प्रकार की उपयोगी सामग्री तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो, उसमें किसी प्रकार की उपयोगी यानी यूजफुल सामग्री को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। टेक्स्ट यानी पाठ को टाइप डिलीट करना हुआ, किसी भी चीज को कट पेस्ट करना हो, कट माने किसी चीज कहीं से उठा करके कहीं पर पेस्ट करना हुआ, कॉपी पेस्ट करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं वर्ड प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सारे कार्य कंप्यूटर करता है, इसलिए कंप्यूटर को ही वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब काम करता है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न आ चुका है, डाटा यानी कि डेटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई। डेटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी लगातार की जाने वाली प्रक्रिया जो कच्ची सूचना यानी कि डेटा को उपयोगी सूचना यानी इंफॉर्मेशन में बदल दे, उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऐसी डिजिटल मशीनरी जो डेटा को प्रोसेस करे, वो डेटा प्रोसेसर कहलाती है, इसी को कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के आंकड़ों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न आप देखेंगे, पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। ठीक है, पेंशन देखिए उत्तर में कैसे लिखना है अर्ध सरकारी पत्र। देखिए MS खन्ना संयुक्त सचिव को पत्र लिखना है आपको, तो यहाँ पर इनका नाम लिखेंगे। अर्धशासकीय पत्र संख्या आपको लिखना पड़ेगा, डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आप लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ, दिनांक अतना जो भी हो डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिय श्री सिंह, जो भी नाम हो वो नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम। शासन के स्तर पर लगातार ऐसे जो है प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि विश्वविद्यालयों यानी महाविद्यालयों जो भी हो उसके सेवानिवृत्ति मतलब कि प्राध्यापकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय से नहीं हो रहा है, जिसके कारणवश वे विवश होकर के शासन स्तर पर शिकायत कर रहे हैं लगातार। ठीक है, शासन ने ऐसी स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लिया है, क्योंकि कुछ प्रकरणों में तो ऐसा भी सिद्ध हुआ है कि प्राध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी जारी कर दी, यानी याचिकाएं दायर कर दी हैं, और शासन को परिहार यानी व्यय यानी कास्ट आदि का भुगतान भी करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके निदेशालय में इस प्रकार के कितने प्रकरण लंबित हैं, यानी कितने प्रकरण के कितने मामले जो है रुके हुए हैं जिनसे पेंशन निर्धारण होना है। इस विषय में आपसे एक विशद आख्या की अपेक्षा करता हूं कि आप इसको जल्दी से देखेंगे और जल्दी से इस विषय का निस्तारण करेंगे। आप यहाँ पर जो भी आपका नाम हो, जो एक प्रकार से आप लिख रहे हैं श्री रमाशंकर सिंह, तो आप नाम लिख सकते हैं। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जो भी जब उस समय के हों उनके नाम लिख दीजिएगा जिनके पास आप लिख रहे हैं। भवदीय, जो भी एक प्रकार जैसे यहाँ पर भवदीय का नाम क्या होगा, जो हस्ताक्षर आप कर दीजिएगा, जो एक प्रकार से ये है क्या नाम है इनका हस्ताक्षर होगा, जो संयुक्त सचिव है MS खन्ना। ठीक है, वहां पर उनका हस्ताक्षर होगा। इस तरीके से आपका लिखा जा सकता है पेंशन को बहाली करने के लिए, पेंशन निस्तारण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रेस विज्ञप्ति क्या है भाई? देखिए, सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका रहती है। केंद्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित और प्रचारित करने की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों की त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप अत्यधिक औपचारिक होता है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घटाया नहीं या बढ़ाया नहीं जाता है और ना ही उसमें फेरबदल करी जाती है। अन्य प्रेस नोट को पत्रकार वैसे संक्षिप्त या छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन उसमें इंक्लूड कुछ नहीं कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति चूंकि सूचनात्मक होती है, सूचना के लिए लिखी जाती है, अतः इसमें संबोधन अथवा अधोलेखन आदि औपचारिक बातें बिल्कुल भी नहीं शामिल होती। इसकी भाषा सरल होती है, सुबोध होती, जो सही तरीके से समझ में आती है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति में उसे जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट आदेश भी किया जाता है कि उसे विशिष्ट तारीख या अवधि में ही प्रकाशित किया जाए। ठीक है, इसकी तारीख और अवधि भी फिक्स होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका भैया, मितव्यय पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, मितव्यय पत्र को सेवाग्राम भी कहा जाता है। मितव्यय पत्रों का स्वरूप द्रुत पत्र और तार जैसा ही होता है। द्रुत माने बहुत तीव्र गति से जाने वाला। सरकारी कार्य निष्पादन हेतु देश विदेशों में गोपनीय स्वरूप का पत्र व्यवहार करने के लिए मितव्यय पत्र का मुख्यतया प्रयोग किया जाता है। जब आपको किसी गोपनीय मुद्दे पर बातचीत करनी होती है तब। अन्य सरकारी पत्रों की अपेक्षा मितव्यय पत्र की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है, इसीलिए इसको अलग रूप में जाना जाता है। ऐसे पत्रों की भाषा सामान्य सरकारी पत्रों की भाषा से सर्वदा कूट तार की भाषा जैसी होती। कूट तार मतलब कि क्या होता है, ये एक कोडिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य भाषा में नहीं, कोडिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य जनता की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। ये सिक्योरिटी वगैरह वाले मुद्दे में ऐसे ही प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मितव्यय पत्र राजनयिक थैले या रजिस्ट्री बीमा डाक के द्वारा भेजा जाता है और बीजांक कर्मचारी उसे सभी संबंधित अधिकारियों को एक साथ बांट देते हैं। बीजांक तार की तरह मितव्यय पत्र भी जहां तक संभव हो सके कम से कम शब्दों में लिखा जाता है और उसके साथ कोई सहपत्र आदि नहीं भेजा जाता, बस केवल कोडिंग चीजें भेजी जाती, जो कि प्रकार जिसके पास भेजी गई वो समझ जाएगा, बाकी कोई उसको समझ नहीं पाता। वो होता है मितव्यय पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आ चुका, कार्यालय ज्ञापन
या ज्ञापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्यालय ज्ञापन या एवं ज्ञापन क्या होता है? देखिए, कार्यालय ज्ञापन सरकारी पत्राचार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सामान्य रूप से कार्यालयों में ज्ञापित सूचना या आदेश कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं। इनका प्रयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार और सूचना आदि के लिए होता है। कार्यालय ज्ञापन में पत्र के शीर्ष पर केंद्र और राज्य सरकार जो भी हो, जिसके लिए लिखा जा रहा हो, केंद्र राज्य सरकार संबंधित मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, अनुभाग का नाम, जो भी एक प्रकार से जिसके लिए लिख रहे हो उसका नाम उल्लेख होता है। यह हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो कार्यालय आदेश क्या होता है? हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस शैली में? अन्य पुरुष शैली में। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें सीधे विषय का प्रारंभ कर दिया जाता है। इसमें संबोधन या अधोलेखन नहीं लिखा जाता है। सिर्फ लिखने वाले का पदनाम, यानी किस पद पर है वो, और उसका हस्ताक्षर शामिल होता है। इसमें प्राप्तकर्ता का नाम, पता आदि प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात, यानी पहले हस्ताक्षर उसके बाद उसका नाम पता भी लिखा जाता है। उसके बिल्कुल बाईं तरफ लिखा जाता है ये चीज। जहां तक हो सके मंत्रालय से संबंध और अधीन कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन नहीं भेजे जाते। कार्यालय ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले अनुच्छेद को क्रमांक न दे करके उसके बाद के अनुच्छेदों को या परिच्छेदों का क्रमांक दिए जाते हैं। पहले को नहीं दिया जाता है, दूसरे से क्रमांक शुरू किया जाता है। इसके वाक्य समानता क्रमवाचक ही होते हैं। इस तरीके से ये होते हैं आपके भैया कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न, नेमी टिप्पणी के बारे में संक्षेप में बताइए। नेमी टिप्पणी क्या है? देखिए, बड़े अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों तथा छोटे अधिकारी अपने से छोटे कर्मचारियों को समय समय पर आदेश अनुदेश देते रहते हैं। ठीक है, अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को, ठीक है, और वो अपने से छोटे कर्मचारियों को हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, जो भी उनको काम देना होता है। अभ्यास के लिए कुछ टिप्पणियां नीचे दी जा रही हैं, जैसे कि पहली बात, यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, निदेशक से रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर ली जाए। ये सब एक प्रकार से नेमी टिप्पणी होती हैं। ठीक है, कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर ले, यथा संशोधित भेज दीजिए। ये सब एक प्रकार से बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को ऐसे टर्म्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यथा संशोधित भेज दीजिए, मंत्री महोदय को कष्ट न दिया जाए। ठीक है, ऐसे भेजते नहीं बड़े अधिकारी, जैसे बड़े अधिकारी को भेजा गया, किसी अधिकारी को मतलब किसी इंस्पेक्टर ने एक प्रकार से पकड़ लिया, मतलब किसी नेता को पकड़ लिया है। अब एक प्रकार से उसके किसी चमचे को पकड़ ले नेता के, तो ऊपर से मंत्री ने फोन लगवाया कि भाई हमारा बंदे को पकड़ लिया है, तो कमिश्नर से फोन लगवा दिया। कमिश्नर ने एक प्रकार से फोन मिला कि भाई हाँ देखो ये फलाने थाने का मान है। कमिश्नर छोड़ो, आपका एसपी के पास फोन लगा दिया। एसपी ने कहा कि भाई ये काम क्या कर रहे हो आप, इसको छोड़ो। तो वहां पर ये चीज कि मंत्री महोदय को कष्ट ना दिया जाए, जो भी कह रहे कर दीजिए। सरकार की परिवर्तित नीति को देखते हुए इस वर्ष क्लब के लिए सहायक अनुदान मंजूर करना संभव ना होगा। ये भी अपने छोटे से अधिकारी को बताते हैं। नेमी टिप्पणी, ऊपर के सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा तैयार कीजिए। ये सब नेमी टिप्पणी के उदाहरण है। प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए, कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी तैयार करें। बिल की पड़ताल कर ली गई है, वह ठीक है, भुगतान के लिए पारित यानी पास किया जाए। इस तरीके से ये चीजें नियमित टिप्पणी के अंतर्गत आती है। ठीक, कोई मुद्दा जाएगा उस पर सब टिप्पणियां लिख दी जाती है। स्पष्टीकरण की मांग की जाए, यह निश्चित किया गया है कि इस दौरान कोई नया पद ना बनाया जाए। जब कोई विभाग या कोई चीज भेजा जाता है तो लोग उस पर टिप्पणी लिख कर एक लाइन की भेज देते हैं, इसी को नियमित टिप्पणी कहते हैं। कृपया मामले का जो है सार लेखन तैयार करें। क्या मामला है उसका संक्षेप में लिख करके तैयार करें संक्षेपण। 14 मत, ये कागज सूचना तथा संदर्शन के लिए उपनिदेशक को दिखा दिए जाए। तो इस तरीके से बताया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ सकता है। आप इससे पहले वाला मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। प्रश्न अगला आ चुका भैया, कुशल संक्षेपक के गुण बताइए। देखिए, संक्षेपण एक कला होती है जिसे अधिकृत करना समान व्यक्ति के लिए असंभव होता है। संभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है, क्योंकि एक समान व्यक्ति नहीं लिख पाता इसको, क्योंकि इसमें एक प्रकार से बहुत ही चीजों पर सावधानी बरतनी पड़ती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं उसी के बारे में समझना है आपको। अच्छा संक्षेपण गुणी संक्षेपक ही कर सकता है, यानी इसके पास तमाम गुण होते हैं। ऐसे गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। पहला गुण यानी पहली विशेषता है, आपसे पूछे कुशल संक्षेपक की विशेषताएं या संक्षेपण की विशेषताएं, कुछ भी पूछे आप यही नोट डाउन मतलब यही लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। पहली बात, एक संक्षेपकर्ता या संक्षेपक की जो पहली क्वालिटी होती है जागरूक पाठक होना। सबसे पहली बात, एक संक्षेपक जो होता है पहले पाठक अच्छा होता है, किसी भी मुद्दे को अच्छे से पढ़ेगा तभी वो चीजों को कर पाएगा। पाठक तो प्राय सभी होते हैं, लेकिन जागरूक पाठक होना सभी के बस या स्वभाव में नहीं होता। जागरूक पाठक उस अवतरण को अत्यंत ध्यान से पढ़ता है जिसका संक्षेपण किया जाना है। जागरूक और सजग पाठक अवतरण के समस्त तथ्यों को
क्रम से नियोजित करता जाता है, प्रमुख तथ्यों का रेखांकन करता है और अंततः अंतिम प्रारूप को तैयार करता है। ठीक है, तो पहले वो पढ़ेगा, चीजों को समझेगा और समझने के बाद में फिर उस पर अपनी लेखनी चलाएगा संक्षेप में। ठीक है, पहले उसके सार को समझ लेगा कि लिखा क्या है, फिर उसके बाद में उसको बहुत कम शब्दों में बता देगा। एक संक्षेपकर्ता की दूसरी विशेषता यह होती है कि संग्रह त्याग विवेक, यानी यह कुशल संक्षेपक का द्वितीय गुण होता है, जिसके अंतर्गत वह मुख्य तथ्यों को ग्रहण करके और जो गौण तत्व होते हैं यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता उसको त्याग देता है। यह कार्य उसकी सद विवेकनी तत्व तत्कालिकी बुद्धि पर अवलंबित होता है, यानी उसकी जो विवेक क्षमता है, उसकी जो गुण है, क्वालिटी उसके अंदर जो है, उसकी विद्वता पर डिपेंड करता है कौन सी चीजें बेकार है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, वो एक संक्षेपकर्ता ही चूज कर पाता है। इस गुण के अभाव में संक्षेपक को मूल अवतरण के समस्त तथ्य ग्राह्य प्रतीत होने लगते हैं। अगर ये नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा तत्व बेकार है, कौन सा तत्व अच्छा है, तो फिर वही चीजें फिर लिख देगा वो। इसलिए जानना जरूरी है कौन सी चीजें बेकार है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, तो अच्छी चीजों को लिख ले, बेकार चीजों को हटा दे। तीसरी विशेषता धैर्य। लौकिक जीवन के लिए जिस प्रकार धीरज धैर्य आवश्यक होता है, उसी प्रकार संक्षेपक के लिए अवलंबनीय होता है। ये मूल अवतरण के प्रथम प्रारूप तथा द्वितीय प्रारूप तैयार करने में धैर्य की महती आवश्यकता होती है। जो अधैर्य का परिचय देते हुए एक ही बार में संक्षेपण का अंतिम प्रारूप बना लेते हैं, वह संक्षेपण के साथ न्याय नहीं करते हैं। अवतरण को अनेक बार पढ़ना, जो भी दिया गया है उसके मुख्य तथ्यों को रेखांकित करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसको रेखांकित कर ले, उसके नीचे रेखा बनाने इंपॉर्टेंट है ये भाई। विचारों का संकलन कर लें तथा अपनी भाषा शैली में उसे आकार देना धैर्य के बिना नहीं संपन्न है, क्योंकि इसमें आपको धैर्य से तल्लीन होकर के बहुत ही विधिवत तरीके से एक डीपली नजर में जाकर के आपको उसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आपकी संभव हो पाती है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है। क्लियर? धैर्य होगा ये। चौथी विशेषता होती तटस्थता। कुशल संक्षेपक के पक्षपात का अभाव होना आवश्यक होता है। अन्य शब्दों में इसे तटस्थता का गुण कहते हैं, यानी कि कोई मुद्दे पर लिख रहा हो, मान लेते कोई धार्मिक मुद्दा है, अब हिंदू धर्म का कोई मुद्दा और कोई मुसलमान व्यक्ति अगर लिख रहा है उस पर, तो हिंदू धर्म की बुराई ना करे वो और मुसलमान धर्म की बड़ाई ना करे। मतलब कहने का मतलब जो चीजें वास्तव में है उसी को बताए वो, ना किसी की बड़ाई करे ना किसी की बुराई करे, जो वास्तव में है उसी पर फोकस करे, उसी को तटस्थता कहते हैं। मुद्दे पर रहना, मुद्दे से हटना नहीं। इस गुण में अपने विचारों और भावों के प्रकाशन को किंचित मात्र भी महत्व नहीं दिया जाता है, बस केवल जो पाठक जो लिखा है अवतरण है उसी के संदेश को दिया जाता है पाठक को। पांचवी बात, नियमों का पालन करना। संक्षेपण प्रक्रिया के अपने नियम होते हैं, जैसे वाचन, पुनः वाचन, रेखांकन, तथ्यों का क्रमानुसार नियोजन, शीर्षक निर्धारण, ये सब एक नियम होते हैं। इन नियमों का यथावत पालन न होने पर संक्षेपण जो है दोषयुक्त माना जाता है। वाचन के पश्चात पुनः वाचन न होने पर कोई मूल तथ्य प्रक्रिया में छूट भी सकता है। इस वजह से जरूरी है कि इन सभी नियमों का पालन करते हुए संक्षेपण लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो विशेषता वो ये है, एक संक्षेपक की क्वालिटी ये होती है कि भाषाई अधिकार। संक्षेपक के लिए आवश्यक है कि वह संबंधित भाषा में प्रवीण हो। भाषा ज्ञान के अभाव में उसके संक्षेपण कार्य में अबोध गम्यता का दोष भी आ जाता है, क्योंकि अगर वो एक प्रकार से भाषा ज्ञान की कमी है उसके अंदर, तो वो एक प्रकार से बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग भी कर सकता है, जो कि जनता के समझ में भी ना आ सके। तो अवतरण को ठीक से ना समझने के कारण से उसकी भाषा अभिव्यक्ति की जो है दुर्भाग्य हो जाएगी, यानी कि वो दुर्बोध्य हो जाएगी, जो समझने योग्य नहीं हो पाएगी। भाषा अधिकार के कारण से व्यक्ति का व्यापक शब्द भंडार हो जाता है। उसके पास जब शब्दकोश अच्छा रहेगा तो तमाम प्रकार के शब्द उसके लिए एक ही चीज के लिए हो जाएंगे और वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, तो मूल रचना को एक मौलिक रचना के रूप में आकार दे सकता है। इसके अलावा सातवीं विशेषता ये होती है, गुण ये होता है एक संक्षेपक का स्पष्ट अभिव्यक्ति। जो हो उसको स्पष्ट बताएं, उसमें लाग लपेट की बात नहीं करता। संक्षेपक अपने इस गुण के कारण से पाठक में एक स्पष्ट विचार को अभिव्यक्ति करता है। यह स्पष्ट विचार मूल रचना के अंतर्गत निहित होता है और यह एक ही होता है। इस गुण के कारण ही क्या होता है, इस गुण के कारण ही भाषा व्याकरण सम्मत होती है, शुद्ध और परिमार्जित बनती है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो आपको मैंने समझा दिया, आप देख लीजिएगा। बाकी फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का लेक्चर आपको नहीं मिला तो प्लीज देख लीजिए। मॉडल पेपर मतलब कि ये रिवीजन क्लास है, 600 एमसीक्यूज बताएं, जिसमें हमने ये अति लघु उत्तरीय, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका जो है को करिकुलर का कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम का। एक ही वीडियो देख लीजिए, काम खत्म आपका हो जाए। ठीक है, और बाकी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है थर्ड सेमेस्टर के लिए तो आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आपको इस नंबर पर भेज देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है,
आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। तो सेकंड सेमेस्टर की एक प्रकार से पूरे सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट की आपकी मात्र 100 रुपए फीस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का हमको कोर्स लेना अभी से, उसके लिए भी केवल फीस 100 रुपए ही है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी आपकी, यहाँ पर क्लासेस जो होंगी, यानी 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, यानी जब तक आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको जुड़ा रहेगा 100 रुपए फीस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का एक साथ ले, तो उसके लिए 200 रुपए नहीं लगेगा, केवल 150 रुपए रख दिया गया है। तो आप सभी लोग दोनों सेमेस्टर का फी कोर्स ले सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर का भी और थर्ड सेमेस्टर का भी एक साथ लेंगे तो 150 रुपए में ही आपका हो जाएगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजें समझाई जाएंगी, उसमें थर्ड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस आपकी मेंशन की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा केवल 150 रुपए फीस में, सेकंड का भी और थर्ड का भी। ठीक है, थर्ड की पूरी क्लासेस भी आपको ज्वाइन हो जाएगी, शुरू से जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, सभी लोग फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएं। ठीक है, मात्र इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर लगाने। ठीक है, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा, 100 रुपए आपका पेमेंट होता है। आप पेमेंट किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो हिंदी का हो गया, ऐसे ही आपका सोशियोलॉजी का कल या आज ही सोशियोलॉजी का भी क्लास या कल हो जाएगी, कल सोशियोलॉजी क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा।